तुम हमेशा कोई ना कोई हैरान कुन कारनामा सरंजाम देने की फिक्र में लगे रहती हो। बस जल्दी पहुंचो। मैं इस कोशिश में अपनी गाड़ी से भी हाथ धो बैठा हूँ। इसकी बाजियाबी के लिए भी मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद की जरूरत होगी। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। वो तीनों हैरत से मुंह फाड़े मेरी तरफ देख रहे थे। मेरी एकतरफा गुफ्तगू सुनकर उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि मैं किसी मुहिम पर निकला हुआ था और क्या नताइज लेकर वापस आया था। मेरी जिल्द के मसामों और बालों की जड़ों में सागा का खून जम गया होगा। मैं बदन पर पानी बहाकर चंद मिनट में आता हूँ। इसके बाद तुम लोगों को तफसीली रिपोर्ट दूंगा। किसी के सवाल करने से पहले ही मैंने अपनी जगह छोड़ते हुए कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ता चला गया। घर पहुंचने तक मुझे एहसास हो रहा था कि मैं इस मुहिम में अपनी गाड़ी गंवाकर बेनिलो मराम ही वापस लौटा था, लेकिन अपने लोगों से बात होती मुझे अंदाजा होने लगा कि मैं इतना ज्यादा नाकाम भी नहीं रहा था। गौसल खाने में अपने बदन पर ठंडे और गर्म पानी की तेज धारें बहाते हुए मैं सोच रहा था कि रास अल्मेडा के खिलाफ मुख्तसर से वक्त में पै दर पै मुतअद्दिद कार्रवाइयां करके हमने उसके कदम उखाड़ दिए थे। पहले फ्रीडम लाज नामी मजबूत और पुरस्कार कले को पामाल करके रास अल्मेडा को बेसरो सामानी के आलम में फरार होने पर मजबूर किया। फिर ड्रामाई अंदाज में सखी मुराद को आजाद करा के ऐसी सनसनी फैलाई कि रास अल्मेडा हर खतरा मोह लेकर उसकी जिंदगी का खात्मा कर गुजरा। वहां से अव्वल खान का आदमी इसरार जौंक बनकर रास अल्मेडा के पीछे हो लिया। सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी के मकान में रूनमा होने वाले वाकयात रास अल्मेडा के ताबूत की आखिरी कील साबित हुए थे। इसे इल्म नहीं था कि वहां इसकी तस्वीर ले जा चुकी है, मगर हमारी मुसलसल जरगार से वो इस कदर हरासा हो गया था कि मैदान छोड़कर भागने पर आमादा हो गया। जो उसकी बदकिस्मती थी कि मैं वीरा के टिकट और वीजे के बंदोबस्त के लिए एयरपोर्ट जा पहुंचा और वो मरदूद अपने प्रोग्राम के मुताबिक फरार होने में भी कामयाब नहीं हो सका। मुझे अंदाजा था कि अखबारात में छपने वाली तस्वीर और कहानी ने उसे किस कदर बदहवास किया होगा। अव्वल खान ने अपने हिसास वसाइल को बरोकार लाकर उस कहानी की आचात का इंतजाम तो कर लिया था, लेकिन उसके साथ शहर से रास अल्मेडा के मुतवक्का फरार को रोकने के लिए उसने क्या तदाबीर इख्तियार की थी, इस बारे में मेरी और उसकी कोई बात नहीं हो सकी थी। अखबारात को बाजार में आए काफी देर हो चुकी थी। अगर अव्वल खान मुअस्सर तदाबीर इख्तियार नहीं कर सका था तो रास अल्मेडा के लिए कराची से निकलने के बहुत से रास्ते खुले हुए थे। वो एक बार शहर से भाग जाता तो शायद सागा भी उसके खिलाफ हमारी कोई रहनुमाई नहीं कर सकता था। हर बात एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम बनी हुई थी और किसी भी मामले में जरा सी लग्जिश हमारी सारी कामयाबियों पर पानी फेर सकती थी। मैं ताजा दम होकर गुसल खाने से निकला तो ड्राइंग रूम में गर्मा गर्म नाश्ते के एक खुलके फलके दौर की तैयारियां देखकर मेरा दिल खुश हो गया। गजाला हुस्न और दिलकशी के साथ बहुत सी बेमिसाल खूबियों का मजमुआ थी। वो मेरे कुछ कहे बगैर हर वक्त मेरे जिस्म और जान की जरूरतों का पूरा पूरा ख्याल रखती थी। उसने समझ लिया था कि नहाने के बाद मुझे चाय की जरूरत होगी। हमसे तुम कह रहे थे कि बाजार हुस्न की सैर करने गए थे। अव्वल खान को बताया कि तुम सागा की तलाश में निकले हुए थे। वीरा ने मेरे गुसल की मोहलत खत्म होते ही अपने जिरा का आगाज कर दिया। आखिर तुम गए कहाँ थे? दोनों बातें दुरुस्त हैं, मैंने चाय का घूंट लेकर आहिस्ता से कहा। मुझे बाजार हुस्न ही से सागा का नया पता मालूम हुआ था और वो वहां मौजूद था। मैंने इस वक्त कोई गलत बयान नहीं की है। तुम्हें कैसे पता चला कि वहां से सागा का सुराग मिल सकता है? वीरा का लहजा मशकूक था। कल रात जहांगीर से कुछ इशारे मिले थे। मैं इन्हीं के सहारे चल पड़ा। मैं भी वहां मौजूद थी। मेरे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तुम्हारे सामने उसकी अकल चौपट होकर रह जाती है। जब तुम सलमा के साथ उसकी गीबत करने में मसरूफ थी तो थोड़ी देर के लिए उसकी अकल बहाल हुई थी। इसी वक्त कुछ काम की बातें हुई थी। मुझे अंदाजा था कि मेरी वो तिश्ना वजाहतें उनकी आतिश शौक को मजीद भड़का देंगी। वीरा सवाल करती रही, मैं नपे तुले जवाबात देता रहा और जब उसके सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा तो मैंने अपनी कहानी छेड़ दी। ये तुम्हारी बदतरीन हमाकत थी कि तुम कोई हथियार अपने साथ लिए बगैर सागा की तलाश में निकल खड़े हुए थे। पूरा किस्सा सुन लेने के बाद वीरा तेजी से बोली, अगर किस्मत साथ न देती तो आज तुम मारे ही गए होते। हमें कानो कान भी पता नहीं चलता कि सागा ने तुम्हें कहाँ दबाया है। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि मेरा इरादा इससे भिड़ने का नहीं था। मैं सिर्फ मालूमात हासिल करके लौट आना चाहता था, मगर वहां मिलने वाले तीनों आदमियों ने मक्कारी से मुझे ऐसे जाल में जकड़ा कि मुझे वहां जाना ही पड़ गया। लेकिन गाड़ी कहाँ चली गई, इसका यूं गायब होना समझ में नहीं आ रहा। गजाला बोली, मेरा ख्याल है कि मुझे गाड़ी की तलाश में निकलना ही पड़ेगा। सुल्तान शाह मुसमुसी आवाज में बोला, क्यों? तुम्हें अचानक गाड़ी की इतनी फिक्र लाहक क्यों होगी? मैंने चौंक कर पूछा। गड़बड़ होगी। उसने सर झुका के नदामत से कहा, कल रात मैं बीम गन अपने साथ ले गया था। वो गलती से कार के डैशबोर्ड ही में रह गई थी। उसकी वजह से कार का मामला संगीन हो गया। इस इंकिशाफ पर मेरा दिल चाहा कि मैं अपना सर पीट लूं। अगर मुझे मालूम होता कि भीम गन गाड़ी ही में मौजूद है तो उसकी हिफाजत के ख्याल से मैं उसे जरूर अपने साथ ले लेता। इस तरह मैं सागा के घर पर ना निहत्ता रहता और भीम गन भी यूं हाथों से ना निकलने पाती। मैंने बदिक्कत तमाम अपने इस तरह रद्दमल पर काबू पाया और सिर्फ इतना कहा, अब भीम गन से तो हाथ ही धो लो। वो नादर हथियार कार में रह गया था तो तुम्हें हमसे इसका जिक्र जरूर कर देना चाहिए था। मुझे याद होता तो मैं किसी से जिक्र करने के बजाय नीचे जाकर उसे निकाल लाता। उसने बरजस्ता जवाब दिया,
कार की गुमशुदगी के जिक्र पर अभी अभी मुझे याद आया कि मैं रात को बीमगन डैशबोर्ड से निकालनी भूल गया था। क्या अपने रिश्तेदारों पर रोब जमाने के लिए बीमगन अपने साथ ले गए थे? वीरा ने तंज से पूछा। तुम जो चाहो कह सकती हो, इस वक्त मेरी पोजीशन कमजोर है। सुल्तान शाह ने गहरा सांस लेकर बेबसी से कहा, तुम्हें कभी कभी ही दूसरों की टांग खींचने का मौका मिलता है। तलखी पैदा होने से पहले गजाला ने जल्दी से बात बदल दी। हमारी गाड़ी नई नहीं तो इतनी पुरानी भी नहीं थी। ये किसी पेशावर कार लिफ्टर का काम भी हो सकता है। ऐसा हुआ तो हम गाड़ी कहाँ तलाश करेंगे? गाड़ी दूसरी भी खरीदी जा सकती है, बीमगन किसी कीमत पर नहीं मिल सकेगी। वीरा ने तेजी से कहा, बाज कार लिफ्टर गाड़ियों से कीमती सामान निकालकर इन्हें छोड़ देते हैं। कार मिल भी गई तो खातर जमा रखो कि इसमें बीमगन मौजूद नहीं होगी। हम इससे हाथ धो चुके हैं। कार लिफ्टर के बजाय ये किसी फंटर का काम भी हो सकता है। गजाला ने पुरख्याल लहजा में कहा, इन दोनों में भला क्या फर्क हो सकता है? वीरा ने इस्तजाइया लहजा में सवाल किया। ऐसा तो नहीं कि आपने गाड़ी किसी गलत जगह पार कर दी हो और ट्रैफिक पुलिस लिफ्टर की मदद से उसे उठा ले गई हो? गजाला ने वीरा के सवाल पर ध्यान दिए बगैर मुझसे पूछा। हरगिज़ नहीं, मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग की मखसूस जगह में लगाने के लिए काफी लंबा चक्कर लगाया था। मैं चाहता तो आसपास ही किसी गलत जगह पर गाड़ी छोड़ सकता था। मैंने पूरे यकीन से कहा, फिर भी मैं एक चक्कर लगा लेता हूँ। सुल्तान शाह बेचैनी से उठ खड़ा हुआ। बाज़-औक़ात पुलिस वाले पैसे बनाने के लिए पार्किंग वाले हिस्से से भी गाड़ियां उठा लेते हैं। बीमगन का मामला इस कदर अहम था कि हम में से किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, मगर मुझे उसकी कामयाबी की कोई उम्मीद नहीं थी। उसके इस्तफसार पर मैंने उसे वजाहत से उस जगह के बारे में समझा दिया जहां मैंने गाड़ी खड़ी करके बुलबुल हजार दास्तां बिल्डिंग का रुख किया था। सुल्तान शाह के चले जाने के बाद कई मिनट तक हम तीनों खामोश बैठे रहे। फिर अचानक ही मैंने गजाला से कहा, बाज़-औक़ात सुल्तान शाह किसी नासमझ बच्चे किसी बेवकूफ़ी कर गुजरता है। वीरा मेरी बात पूरी होने से पहले बोल पड़ी, ये बाज़-औक़ात की बात नहीं है। जिस्मानी तौर पर बालिग हो जाने के बावजूद वो ज़हनी तौर पर नाबालिग है। उसके हाथ में फीडर थमाकर गले में चुस्नी लटका दो तो बेहतर रहेगा। गजाला के होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। सुल्तान शाह के बारे में वीरा की अजली खलिश से कोई ढकी छुपी बात नहीं रही थी। ऐसा नहीं था कि तवील रफाकत के नतीजे में वीरा उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। बात सिर्फ इतनी थी कि जब भी वीरा ने अपने सदाबहार निस्वानी हरबों से काम लेकर उसे अपने इशारों पर नचाना चाहता, वो बिदक कर उससे दूर भाग निकला था। वो अपने रवैये को मशरिक का मर्दाना वकार और किरदार करार देता था। वीरा उसे सुल्तान शाह की बुजदली और तौहीन समझकर चिल्ला जाती थी और इसीलिए रह रह कर उसे तंग करती रहती थी। इस वक्त भी वीरा ने मेरी बात काट कर सुल्तान शाह के बारे में जो फिक्रे अदा किए थे, इनसे इसके लाशौर में बसी हुई वही चल्लाट जाहिर हो रही थी जिसका वो अक्सर मुजाहरा करती रहती थी। बाज़-औक़ात तुम बिला वजह बात काट देती हो, मैंने तुर्शी से कहा। सुल्तान शाह ने बीमगन के बारे में तो बता दिया है, मगर मुझे अव्वल खान के दिए हुए दूसरे ऑपरेटर्स की फिक्र है। ऐसा ना हो कि सुल्तान शाह बीमगन के साथ अपने दोस्तों को दिखाने के लिए वो ऑपरेटर्स भी ले गया हो और गाड़ी में ही भूल आया हो। वो ऑपरेटर्स बहुत अहम था। गजाला तेजी से अपनी जगह छोड़कर सुल्तान शाह के कमरे की तरफ बढ़ी। मुझे याद आया कि पिछले रोज बातें करते हुए हमने वो ऑपरेटर्स बेपरवाही से कहीं छोड़ दिया था। बाद में सुल्तान शाह इसे अपने कमरे में उठा ले गया था। अगर उसने बीमगन की तरह वो ऑपरेटर्स भी कार में भूल जाने की हमाकत नहीं की थी तो उसे इस वक्त भी सुल्तान शाह के कमरे में मौजूद होना चाहिए था। इस वक्त सुल्तान शाह मेरी गुमशुदा कार की तलाश में निकला हुआ था। गजाला ऑपरेटर्स की तलाश में सुल्तान शाह के कमरे में जा घुसी थी और मैं वीरा के साथ ड्राइंग रूम में तनहा रह गया था। तन्हाई बल्कि खलवत के इस एहसास को मिटाने के लिए मैंने इसरारी तौर पर नई सिगरेट सुलगा ली। यानी वीरा की दबी दबी बल्कि सरगोशाना आवाज ने अचानक ही मेरे हवानी जिबिल्लतों को बेदार कर दिया। क्या बात है? मैंने अपनी निशिस्त में संभल कर बैठते हुए पूछा। तुम्हें मालूम है कि मेरी रवानगी में कितनी देर बाकी रह गई है? आज तुम्हारे शहर में मेरी आखिरी रात है। मेरी दुआ है कि तुम्हारी यह रात तुम्हारे लिए यादगार साबित हो। मैंने उसकी तरफ देखे बगैर कहा। उसकी तलख से हंसी की धीमी आवाज उभरी। फिर उसने आहिस्तगी से कहा, कैसी अजीब बात है कि जो मेरी इस रात को यादगार बना सकता है वो सिर्फ अपनी दुआओं के हिसार में जकड़ा हुआ है। क्या तुम्हें मेरे बिछड़ने का दुख नहीं है? चंद दिनों की रफाकत के बाद कुतिया भाग जाए तो असील कुत्ता कई दिनों तक खोया खोया उदास सा रहता है। तुम तो फिर भी एक मुकम्मल और भरपूर इंसान बल्कि नौजवान हो। वीरा में मुसरबाना अंदाज में अपनी जगह छोड़कर खड़ा हो गया और मुठियां भींच कर कहने लगा, माजी को भूलने की कोशिश करो। इसी तरह तुम मौजूदा सूरत-ए-हाल से समझौता कर सकती हो। तुम अकेली जरूर रहेगी हो, मगर मैं अब तनहा नहीं हूँ। मेरी जात से गजाला का मुस्तकबिल वाबस्ता है और उसे तुमने अपनी बहन का दर्जा दिया हुआ है। मुझे मालूम है। वो तलखंसी के साथ कहने लगी, ये मेरा ज़र्फ है कि मैंने उसे अपनी बहन बना लिया। तुम तो आज तक मुझे उस मुकद्दस रिश्ते से भी नहीं पुकार सके। तुमने एक बार मुझे अपनी बहन ही करार दे दिया होता तो मुझे सब्र आ जाता कि मैं तुम्हारे साथ एक मुकद्दस रिश्ते में बन चुकी हूँ, मगर तुम्हारी जुबान पर तो वसनी ताले लटके हुए। मैंने बोलना चाहा मगर मेरी जुबान नहीं हिल सकी। मेरा और वीरा का मुश्तरक का मासी हमारे किसी भी मुकद्दस रिश्ते के दरमियान एक आहिनी दीवार बना हुआ था। गजाला बहुत होशमंद और समझदार लड़की थी। उसे मालूम था कि वो जाएगी तो हम दोनों के दरमियान कुछ तलख शीरीं ज़ाती सी बातें होंगी। वो चाहती तो फर्श पर दीवार बिछे हुए तवीज़ कालीन पर बेआवाज कदमों से वापस लौटकर हमें जज्बाती फिजा में बातें करते हुए रंगे हाथों पकड़ सकती थी, लेकिन उसे वीरा की आज़ाद रवि के साथ मेरे इरादों की मजबूती का भी इल्म था। उसने वापसी से पहले सुल्तान शाह के कमरे से खुद कलामी के अंदाज में बुलंद आहंग सदा लगाकर
ऑपरेटर्स मिल जाने पर खुदा का शुक्र अदा किया और दरवाजे से निकल आई। वीरा के होंठों पर तल्ख सी मुस्कुराहट फैल गई और वो नीम सरगोशा लहजा में बोली, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मुझे मालूम है कि तुम कुछ बोल ही नहीं सकते। मैं आखिर किस लिए यहाँ पड़ी रहूं? सुल्तान शाह की कामयाबी के बारे में तुम्हारा क्या अंदाजा है? मैंने उसके तबसरे को नजरअंदाज करके ऊंची आवाज में एक बिल्कुल ही नया सवाल कर डाला। यह अमेरिका नहीं, तुम्हारा मुल्क है। उसने तलखी से कहा, यहाँ खोई हुई चीजें इतनी आसानी से नहीं मिला करती। वो अपनी खिफत मटाने के लिए गया है, 2-4 घंटे तक इधर उधर छक मार कर लौट आएगा। इतनी देर में गजाला आ गई। उसके हाथों में दोनों लासिल्की ऑपरेटर्स मौजूद थे। एक वो था जो फ्रीडम लाज पर तसादुम के बाद उस वजह से मतरूक करार दे दिया गया था कि इसकी फ्रिक्वेंसी पर रास अल्मेडा ने मुदाखलत का सिलसिला शुरू कर दिया था। दूसरा वही ऑपरेटर था जो अव्वल खान ने किसी भी हंगामी राब्ते के लिए मेरे हवाले किया हुआ था। शायद सुल्तान शाह ने इन दोनों ही को यक जा रखा हुआ था। कदीमत है कि ये बच गए। वीरा कहने लगी, हम चाहें तो अब रास अल्मेडा से थोड़ी सी छेड़छाड़ कर सकते हैं। आज के अखबारात देख लेने के बाद वो बुरी तरह बुखलाया हुआ होगा। आखिरी बार बात हुई थी तो उसने कहा था कि वह अब अपने ऑपरेटर्स के सेल निकाल देगा ताकि हम बार बार उसे तंग न कर सकें। गजाला ने याद दिलाया, ये इम्कान भी है कि वह अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए खुद ही डैनी से रब्ता करने में पहल कर बैठे। उसने रब्ता किया तो दिल खोल कर डैनी को जली कटी सुनाएगा। वीरा बोली, सुल्तान शाह जिस मिशन पर निकला था उसकी कामयाबी की कोई उम्मीद न होने के बावजूद मुझे पूरा यकीन था कि उसकी जल्द वापसी मुमकिन नहीं हो सकेगी। वक्त धीमे धीमे गुजरता रहा। वीरा ने एक मरतबा फिर बाजार हुस्न और फिर सागा के घर पेश आने वाले वाकयात को रिदने शुरू कर दिए। वो इस तसव्वुर ही से लुत्फ अंदोज हो रही थी कि वहां के 3 जाहिल और बेजमीर दल्लालों ने मुझे इतनी खूबसूरती से बेवकूफ बनाया था कि मैं सागा के सामने आने तक असल सूरत हाल को समझ नहीं सका था। मैंने कभी भी वीरा या अपने साथियों के सामने कोई बड़ा बोल नहीं बोला था, लेकिन वीरा मेरे बढ़ते हुए मनतकी तजर्बों से चिढ़कर मुझे अकेले कुल करार देने लगी थी। उसके इस मिजाज की बिना पर उसकी खुशी मेरे लिए नाकाबिले फहम नहीं थी। मेरी बर्तरी का तिलस्म टूटने पर उसका वही रद्दअमल होना चाहिए था। सुल्तान शाह को गए 1 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका था कि अचानक फोन की घंटी बाज उठी। इस वक्त मैं ही फोन के करीब बैठा हुआ था। मैंने पहली घंटी पर ही रिसीवर उठा लिया। मिल गई, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। मेरी हेलो के जवाब में सुल्तान शाह ने मुसर्रत अमेज आवाज में कहा, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं एक पब्लिक कॉल ऑफिस से फोन कर रहा हूँ। उसकी दी हुई इतला पर मुझे खुशगवार मुसर्रत हुई, मगर मैंने खुश खिलाजा में कहा, तुम तो ऐसे बता रहे हो जैसे तुम्हें कोई खूबसूरत लड़की मिल गई हो। गाड़ी मुकफ्फल है या इसे खोला जा चुका है? वो कहां से मिली है? गाड़ी जूं की तू है और थाने के अहाते में खड़ी हुई है। लिफ्टर के किराए और जुर्माने वगैरह समेत 450 रुपए देने पड़े हैं। ट्रैफिक के अमले का कहना है कि गाड़ी गलत जगह पर पार्क की हुई थी। मैंने डैशबोर्ड को देख लिया है, इसमें हर चीज मौजूद है। उसने लफ्ज पर जोर देकर कहा था, वह झूठे हैं। मैंने बेसाख्ता कहा, गाड़ी गलत जगह पर नहीं थी। मैंने भी पूरे जोर और शोर से यही दावा किया था, मगर वहां किसी की सुनवाई नहीं हो रही। हर लम्हे मैदान में गाड़ियां चली आ रही हैं और हर शख्स बेचू चरा इनके मुतालबात पूरे कर रहा है। मालूम होता है कि आजकल इन लोगों ने कोई मुहिम शुरू की हुई है। हाँ, और यह भी हो सकता है कि किसी बड़े अफसर को बड़ी रकम की जरूरत पेश आ गई हो। ये खुली हुई धांधली है। लाखों की गाड़ी की बाजियाबी के लिए अगर हर शख्स खामोशी से 400-500 रुपए दे रहा है तो उससे कुछ भी साबित नहीं होता। हर शख्स जान छुड़ाने का फिदिया दे रहा है। बस मैं गाड़ी लेकर आधे घंटे में लौट रहा हूँ। यह कहकर उसने फोन बंद कर दिया। खुदा का शुक्र है कि गाड़ी के साथ भीमगन भी मौजूद है। सिर्फ 450 रुपए का दंड भरना पड़ा है। मैंने इन दोनों को मुतल्ला करते हुए कहा, रकम खासी हकीर है, लेकिन इस कोफ्त का अंदाजा और हिसाब लगाना नामुमकिन है जो गाड़ी को गायब पाकर उसके मालिक को होती है। बाज लोगों को तो ये पता चलाना ही दुश्वार हो जाता होगा कि इनकी गाड़ी चोर ले गए हैं या पुलिस वालों ने उठाई है। वीरा ने बदमज़गी से कहा, जितना अमला गाड़ियों को उठाने के लिए दरकार होता है, इससे आधा अमला भी ईमानदारी से काम करे तो गलत जगह पर गाड़ी रोकी ही नहीं जा सकती। यह तुम्हारी खुशफहमी है। सिर्फ 2 सिपाही मीलों लंबे इलाके से 85 गाड़ियां उठवा लेते हैं। लिफ्टर और इसके अमले का खर्च कार के मालिक से वसूल किया जाता है। मैंने कहा, यह अमले और कारकर्दगी का नहीं, जाती और सरकारी आमदनी का मसला है जिसका कोई मुतबादिल हल नहीं है। अचानक डोर बेल बज उठी। सुल्तान शाह की इतनी जल्दी लौटाने का इम्कान नहीं था। मैंने दरवाजा खोला तो अव्वल खान मेरे सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैंने उसके अंदर आने के लिए जगह छोड़ दी। आजकल हम लोग लासिल्की आलात के इस्तेमाल से गुरेज कर रहे हैं। उसने दोनों औरतों से सलाम दुआ के बाद खुद ही बोलना शुरू कर दिया। मैंने तुम्हारे बताए हुए पते पर 3 आदमियों का ग्रुप भेज दिया। वो लोग तुम्हारे फोन पर ही मुझे अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट देंगे। गजाला उसे देखते ही बावर्ची खाने में चली गई थी। मुझे डर है कि रास अल्मेडा शहर से निकलने में कामयाब ना हो गया हो। बुनियादी तौर पर वो बुज़दिल आदमी है। आज के अखबारात ने उसे खौफजदा कर दिया होगा। मुश्किल ये है कि इतने बड़े शहर में उसे कहाँ ढूंढा जाए। इतनी ज्यादा फिक्रमंदी से जवानी में अल्सर की शिकायत पैदा हो जाती है। उसने बुजुर्गाना मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ तफक्कुरात दूसरों के लिए भी छोड़ दिया करो। अगर इस वक्त रास अल्मेडा सड़क के रास्ते कराची से निकल जाए तो हम इसका क्या बिगाड़ लेंगे। कराची से बाहर निकलने के कुल 22 बाकायदा और बेकायदा जमीनी रास्ते हैं, जिनमें से चंद बंदरगाहों या खुफिया बहरी अड्डों तक जाते हैं। 23वां रास्ता कराची एयरपोर्ट है। वो मतानत से वजाहत करने लगा। सुबह के 5 बजे जब अखबारात का मंडल शहर में तकसीम के ठिकानों तक पहुंचाए जाने के लिए गाड़ियों में लादे जा रहे थे तो इन तमाम 23 रास्तों पर रास अल्मेडा की तस्वीर के साथ तजर्बेकार आदमी पहुंच चुके थे।
अखबारात में ये मामला उछालने से पहले मैं इस पहलू पर गौर कर चुका था। वो किसी भी तरफ जाने की कोशिश करे पकड़ा जाएगा। तुम्हारी यह स्पेशल टास्क फोर्स तो पहले ही नफरी की किल्लत का मसले से दो चार थी, अब इतने आदमी कहाँ से आ गए? मैंने हैरत से पूछा। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी कुल नफरी ही 23 के लगभग होगी। वो किसी ख्याल के तहत अचानक मुस्कुरा कर बोला। जहांगीर के घर पर ड्यूटी देने वाले को आज सुबह मैं स्टेशन 4 देखकर हैरान रह गया। इनसे पूछा तो मालूम हुआ कि तुमने इन्हें सुबह अपने यूनिट में रिपोर्ट करने की आदत की थी। मुझे वाकई इनकी कमी महसूस हो रही थी। मैं इस ताउन पर तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुम्हें मेरा कुछ ज्यादा ही शुक्रगुजार होना चाहिए। मैंने वीरा को अपने कमरे की तरफ जाते देखकर कदरे बेतकल्फी से कहा, क्योंकि इस वक्त ड्राइंग रूम में सिर्फ हम दोनों रह गए थे। वो किस लिए? उसने हैरत और दिलचस्पी के साथ सवाल किया। वो दोनों मजीद चंद रोज वहां रहते तो फोर्स के लिए बिल्कुल नकारा हो जाते। उन्होंने सलमा के लिए कपड़े धोने और घर के ऊपरी काम करने शुरू कर दिए और बहुत खुश थे। क्या मतलब है? वो कुछ न समझ तू हैरत से अपनी पलकें झपका कर रह गया। तुम्हें जहांगीर और सलमा के अज़वाजी जिंदगी की तलखियों का इल्म है। आए दिन की नाचाकियों से उनके जहन में कुछ गिरें पड़ गई हैं। इनमें से एक गिरा ये भी है कि इससे मर्दों से मेल जोल बढ़ाकर खुशी होती है। आजकल उसे कोई और मुयस्सर नहीं था तो वो तुम्हारे आदमियों पर मेहरबान होती चली गई। जब मैंने उनके रेशा खत्म होने के बारे में सुना तो उन्हें फौरन ही वापस भेजने का फैसला कर लिया। अच्छा, अव्वल खान ने इस लफ्ज को खींच कर कहा, मैं इनकी खाल गिरा दूंगा। वो सब जानते हैं कि मैं आम हालात में अपने आदमियों पर बहुत मेहरबान रहता हूँ, लेकिन गलतियों को कभी नजरअंदाज नहीं करता, हरगिज नहीं। मैंने सख्ती से कहा, इस बेअतदाली में तुम्हारे आदमियों का कोई कसूर नहीं। सलमा मामूली शक्ल सूरत की कोई अधेड़ उम्र औरत नहीं है। वो जिससे भी हंस कर बात करे उसकी अकल टखनों में उतर सकती है। मैं उसे कुछ नहीं कह सकता, इसलिए तुम्हारे आदमियों को वापस कर दिया। तुम कहते हो तो मैं माने लेता हूँ, लेकिन मुझे अपने आदमियों का फराइज से इनराफ या तजावुज करना बिल्कुल पसंद नहीं है। इन्हें पूरी तवज्जो इसी काम पर मरकूज रखनी चाहिए जो उनके सपुर्द किया गया है। नजरियाती तौर पर तुम्हारी बातें दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन अमलन इनका नफाज मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ कि स्पेशल टास्क फोर्स की बुनियाद इन नजरियाती है। अगर मेरे जवान नजरिए को भूलकर अपनी स्वाबदीद पर अमल करने लगे तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। बात करते करते उसने चौंक कर पूछा, हाँ वो तुम्हारी गाड़ी का क्या चक्कर था? तुम बता रहे थे कि सागा की तलाश में अपनी गाड़ी से हाथ धो बैठे। गाड़ी मिल गई, सुल्तान शाह लेकर आता ही होगा। ट्रैफिक पुलिस वाले एक नकरदा जुर्म में लिफ्टर के जरिए मेरी गाड़ी उठाकर थाने में ले गए थे। 450 रुपए देकर उसे छुड़ा लिया गया। अभी मैं तुमको यही बता रहा था, जहां भी कानून या किसी और नजरिए की बालादस्ती के बजाय स्वाबदीदी इख्तियारात का अंधाधुंध इस्तेमाल शुरू होता है, ऐसी धांधलियां रूनुमा होने लगती हैं। मुझे यकीन है कि सुल्तान शाह को पूरे 450 रुपए की रसीद नहीं दी गई होगी। मेरे आदमी भी इसी मुआशरे में रहते सहते हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि एसटीएफ अभी तक करप्शन की लानत से महफूज है। इससे क्या फर्क पड़ता है? एक कौम की हैसियत से हम रोज बरोज करप्शन में सरफहरिस्त आते चले जा रहे हैं। अब तो सिर्फ नाइजीरिया और एक आध मुल्क ही हमारा हरीफ रह गया। तो रियाजी का यह असूल तो मालूम ही होगा कि एक आदमी 100% ईमानदार हो और दूसरा 100% बेईमान, तो वो दोनों मिलकर 50% ईमानदार करा दिए जाते हैं। यानी ईमानदार के माथे पर निस्फ बेईमानी की कालक मल दी जाती है और बेईमान को निस्फ ईमानदारी का तमगा दे दिया जाता है। तुम्हारी एसटीएफ इस कौम में रहकर क्या नेक नामी कमा रही है, ये तुम खुद समझ सकते हो। यहाँ तो आजकल हर कोई नमक की कान खोदने में मशगूल है। तुम में सबसे बड़ी खराबी यह है कि तुम हर बात को सियासी रुख पर ले जाते हो। अव्वल खान साहब, ये सियासी नहीं, एक मुआशरती सरतान की बात है। इसने तेजी से मेरी बात काट दी और कहा, रिश्वत और करप्शन को ऊपर से फरोग मिलता है। हमारी सियासी क़यादत आज इन जराइम की कड़ी और इबरतनाक सजाएं मुकर्रर कर दे तो कल ही से सब पारसाई की राह पर चल निकलेंगे। मगर यह काम कौन करेगा? इस तमाम में सब नंगे हैं। जितने भी ये पॉलिटिशियन दावेदार हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने ईमान की कसौटी और कसम दे सके, लेकिन दावे करते हैं तो बड़े बड़े। ला हौला वला कुव्वत है। मैंने अपना सर झटक कर कहा, बात मेरी कार की हो रही थी और तुमने हमाम के नंगों की नुमाइश लगानी शुरू कर दी। तुम्हारे अंदर भी हर वक्त लावा खोलता रहता है। लावा खोलेगा, उसने जोर देकर कहा। अभी तुम इन्हें रियाजी का असूल बताया, बेईमान दिल खोर कर लूट कसोट करने के बावजूद नीम परसाई का हकदार ठहरा जाता है और ईमानदार हर हक तलफी से बचकर भी आधा बेईमान करा दिया जाता है, तो वो भी अपनी ईमानदारी को भूल भाल कर बहती गंगा में हाथ धोने के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो कब तक और किस लिए अपने ऊपर जबर करेगा? करप्शन का ये तूफान एक रोज सब कुछ बर्बाद कर देगा। मैं किसी सियाने से पूछकर तुम्हारे इन सवालों के जवाब दूंगा। मैंने संजीदगी से कहा। हम बहक कर बहुत दूर निकल गए। तुम कराची से निकासी के 23 जमीनी, बहरी और फिजाई रास्तों के बारे में अपनी किसी हिकमत अमली पर रोशनी डाल रहे थे। सिलसिला दोबारा वहीं से जुड़ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा।